बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 अक्टूबर पाकिस्तान में जुमे की शाम और सबसे पहले काउंटडाउन 36 डेज टू गो। 36 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आपके सामने ये पहले भी अर्ज रख चुका हूं, बाकी मानदा दिन मुश्किल होंगे, बल्कि एक सर्कस होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, इस खित्ते के लिए और इस निज़ाम के लिए। आज की पहली खबर भी इसी में से निकलती है। फील्ड मार्शल साहब के भतीजे को पहले फौजी अफसर बनाया गया, अब उनका दिल है कि उसे कोई डीसी शीसी लगाया जाए। जी हाँ, तो अब उन्हें डीसी शीसी लगाने की पूरी तैयारी की गई है और अब उन्हें इंडक्ट किया गया है सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में। आपको याद होगा, आज ही सुबह के व्लॉग में हमने उन 10 खुशनसीब आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के अफसरान का हवाला दिया था जिन्हें फेडरल सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में इंडक्ट किया। आपको बताया था कि 3 लुक्रेटिव तरीन जो एरियाज हैं सिविल सर्विसेज के, उसमें ये साहबान जाना पसंद करते हैं, जैसे फॉरेन सर्विस, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जहां डीसी शीसी बनता है बंदा, और उसके साथ साथ फिर पुलिस सर्विस जहां पर डिशू होती है। और आपको पता है कि वो डिशू जो है वो चौधरी साहब कब करवाते हैं, किसके लिए करवाते हैं, अक्सर ही करवानी पड़ती है 4-5 साल बाद किसी न किसी के साथ, तो वहां पर भी फिर अपने पक्के बंदे होने चाहिए। तो अब खबर यह है कि ये जो 10 लोगों की हमने आपको लिस्ट सुबह पढ़ के सुनाई थी, सबके नाम सुनाए थे, बताया था कि एक इसमें हिस्सा एयरफोर्स को मिला है, 2 हिस्से नेवी को मिले हैं, 7 हिस्से इसमें पाकिस्तान आर्मी को मिले हैं। अब उसमें हमने जो नाम लिए उस वक्त तो हमें नहीं पता था, हमने तो नाम ले दिए। 7वें नंबर पर एक नाम था, जरा गौर करें, विच जे करके, जिसने भी वो लिस्ट बनाई थी या इंफॉर्मेशन जारी की थी, उसने बड़ा अपनी तरफ से स्मार्ट काम किया था, सैंडविच किया था। ना बिल्कुल नीचे रखा था नाम, ना बिल्कुल ऊपर रखा था, ऊपर वाले 5 में तो बिल्कुल नहीं रखा था कि किसी की नजर में ही ना आए। 7वें नंबर पर चुपके से घुसेड़ दिया फील्ड मार्शल साहब के सगे भतीजे, रिपोर्टेडली रिपोर्ट किया जा रहा है। हाँ, इस स्टोरी का क्रेडिट बनता है नेटिव वाइब्स। जी हाँ, आज ये सुबह हमने जब व्लॉग किया तो उसके थोड़ी देर के बाद नेटिव वाइब ने ये स्टोरी पब्लिश की। ये उनका क्रेडिट है, उनकी स्टोरी है। अब कई लोग कवर कर रहे होंगे, लेकिन ये स्टोरी असल में नेटिव वाइब्स की है। नेटिव वाइब्स ने आज ये बताया कि ये जो 7वें नंबर पर माशाल्लाह से कैप्टन सैयद अब्दुर्रहमान बिन कासिम, ये पाक फौज से अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ गए हैं, डीसी शीसी बनेंगे, कमिश्नर भी बनेंगे, उसके बाद ये सेक्रेटरी बनेंगे, ये सेक्रेटरी दाखिला भी बनेंगे, ये पता नहीं क्या कुछ बन सकते हैं। लेकिन एक चलें, आराम हो गया, सुकून हो गया। एक हर चीज का एक मुस्बत पहलू भी होता है, वो भी आपके सामने रखने। ये कैप्टन सैयद अब्दुर्रहमान बिन कासिम, एक तो मोहम्मद बिन कासिम वाला टच भी है, फिर सैयद भी हैं, तो कैप्टन सैयद अब्दुर्रहमान बिन कासिम साहब जो मोहम्मद बिन कासिम साहब वाला टच है ना, ये अगर आर्मी चीफ बन जाते कल को तो फिर ये भी तो फटकियां उखेड़ते। तो अब कम से कम इन्होंने मेहरबानी ये फरमाई है कि ये वहां से निकल के डीसी शीसी के राउट पर चले गए हैं, तो अब जरा आपकी जान बख्शी ये हो गई है कि आपको कोई और चोजन वन नहीं मिलेगा फील्ड मार्शल साहब की तरह। आज से 20-25 साल बाद किसी ने फिर आ जाना था और बताना था मैं चोजन वन हूं, और अब मैं तो नहीं जाता, और कहना था कि फर्द बाहत तो कौम का जो मकबूल तरीन लीडर वो है और मैं हूं असल में जो आवाम की अमंगों का तर्जुमान। तो एक तो आपकी जान बाल बाल हमारे बहुत ही मोहतरम छोटा भाई, भतीजा, हमारा भी भतीजा ही लगता है जाहिर उम्र के हिसाब से, कैप्टन सैयद अब्दुर्रहमान बिन कासिम, पाकिस्तान फौज। ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये पाक फौज पता नहीं क्यों लिखते हैं, पूरा नाम लिखा करें, पाकिस्तान फौज। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे अब सूरत हाल ये बनी कि ये तो आपको नाम तो सारे ही पता है, वो सुबह के व्लॉग में मैंने सारे बताए थे कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट तलहा हसीब, कैप्टन यासिर हमीद, वो सारे नाम है नीचे। अब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ये को पहली बात नहीं, ये इनके जो भाई हैं उनका नाम है कासिम मुनीर, जिनके ये साहबजादे हैं सैयद अब्दुर्रहमान बिन कासिम। तो इनके वाले साहब का नाम है कासिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल साहब के भाई हैं। इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगे थे, किस हद तक दुरुस्त है उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं, लेकिन इल्ज़ाम लगे थे कि ये नशे की हालत में थे और उनकी गाड़ी के नीचे कोई आ गया था। अब ये नहीं पता कि बात कितनी दुरुस्त कितनी गलत, उस वक्त ये इल्ज़ाम लगा था, क्योंकि हमारे सामने इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन कोई डॉक्यूमेंट नहीं आए, तो हम मुखालफत बराए मुखालफत ऐसे इल्ज़ाम नहीं धर सकते। ये तो अब नेटिव वाइब की स्टोरी है कि कैप्टन सैयद अब्दुर्रहमान बिन कासिम जो आर्मी चीफ के भतीजे हैं, इन्हें पहले आर्मी के अंदर कमीशन दिलवाया गया, फिर वहां से निकाल के अब सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में लाया गया है। ये वैसे ही जैसे मरियम नवाज साहबा डायरेक्टली नहीं आ सकती थी, मरियम नवाज साहबा डायरेक्टली नहीं आ सकती थी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, बल्कि किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं, हमारी बाजी तो जा सकती थी, वो तो झंडे गाड़े हुए थे। बाजी ऑर्गेनिक और प्योरिटी के ऊपर बिलीव करती हैं।
बाजी ने कभी दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया। बाजी को ये किसी ने बताया कि दिमाग इस्तेमाल करेंगी तो घिस जाएगा, तो बाजी ने अपने दिमाग को बिल्कुल महफूज रखा हुआ है। उनका दिमाग कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, बिल्कुल ब्रांड न्यू हालत में। अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, मैं मेटाफोरिकली कह रहा हूं, असल में नहीं कह रहा, आप कोई मुझे शिद्दत पसंद ना कह दे। लेकिन अगर आप उनके ऐसे दिमाग को खोल के देखें, किसी खोल के का मतलब फिजिकली नहीं, किसी, अब आप कहेंगे कि खोलने की बात कर रहे हैं, मतलब कोई एमआरआई वगैरह, कोई किसी तरीके से आप अगर उसका अक्सबंदी देखें तो वो अभी रैप हुआ है, उसकी सील्स भी नहीं खुली दिमाग की। बाजी ने कभी उसे इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए मेडिकल कॉलेज तो हम जा नहीं सकते थे। तो बाजी ने वाया, अच्छा उनका भी वैसे इधर से ही था, बाजी और ये जो बच्चा है कैप्टन सैयद अब्दुर्रहमान बिन कासिम, इनकी उठान एक ही है। अल्लाह ही खैर करे, कहीं आगे चीफ मिनिस्टर बनने का भी ना सोच ले ये। बाजी पहले आर्मी मेडिकल कॉलेज में गई, ये कारनामा भी आर्मी का, बाजी भी पेशकश पाकिस्तान आर्मी की है, आर्मी मेडिकल कॉलेज में बाजी गई। बहरहाल वापस आते हैं जरा इस स्टोरी के ऊपर। अब ये वाहिद नहीं है, ये जो कासिम मुनीर साहब हैं, जिनके साहबजादे को ये कैप्टन और फिर कैप्टन से डीसी शीसी, मतलब पहले तो असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, फिर डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, और फिर पता नहीं क्या क्या बनेंगे अभी इनके होते। और भी इनके ऊपर आर्मी चीफ साहब के ऊपर इल्जामात लगाए गए और वो पिक्चर्स जारी की गई कि इनकी बेटियों को सफारती पासपोर्ट दिलवाए गए। फिर मोहसिन नकवी साहब को इनका साला कह दिया जाता है, कहा जाता है कि साले को वजीर दाखिला बना दिया गया, मामू को ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगाया गया। ये वो इल्जामात हैं जो सोशल मीडिया पर चलते हैं। स्कूल टीचर को भाई हैं, उन्हें फेडरल बोर्ड का डायरेक्टर बनाया। मामू की बेटी हैं, उन्हें असिस्टेंट मैनेजर से उठाकर इदारे पूरे का सरबराह लगा दिया। तो ये इनके ऊपर इल्जामात है, लेकिन कोई ऐसी बुरी बात नहीं है जैसे कि इन्होंने कौन सा अकेले किया है। इत्थे असी कल्ले नहीं खराब, इत्थे सारे ने जनाब। कल मुझे को बता रहा था कि बाजवा साहब को आप ऐसे ही 12 अरब के ऊपर कहते रहते हैं, बाजवा साहब 12 अरब उन्होंने डिक्लेयर कर दिए या नहीं कर दिए, 12 अरब। उन्होंने कहा तौहीन ना किया करें, जितना माल बाजवा साहब ने बनाया है वो हजारों अरबों रुपए में आता है। जी हाँ, बहुत ही एक मोतबर शख्सियत, बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत, बड़ी कारोबारी शख्सियत, जिनको अरबों रुपए का बहुत अच्छी तरह से पता है, काउंटिंग भी पता है। उन्होंने कहा सैकड़ों में नहीं, हजारों अरबों में उन्होंने माल पानी जो है वो इकट्ठा किया है। अब 12 अरब कह के उनकी तौहीन ना किया करें। अगर आप में हिम्मत नहीं है या आपकी कैलकुलेशन नहीं है, आपकी रिसर्च नहीं है कि आप उनकी सही दौलत के बारे में बता सकें, तो क्यों लोगों को गुमराह करते हैं। 12 अरब की बकवास ना किया करें, ये उन्होंने मुझे सख्ती से कहा। मेरे से बड़े हैं इसलिए मैं तो उनका एहतराम करता हूं, मैंने सुन लिया चुप करके। मैंने कहा जी नहीं, अब मैं नहीं करूंगा, मुझे माफी दे दें। तो जनाब ये पहली खबर हो गई। दूसरी खबर जरा चलते हैं सीधा खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को, ये तो आपको पता है कि मिलने नहीं दिया गया इमरान खान साहब को। हाई कोर्ट ने भी कह दिया, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि कोई हाई कोर्ट नहीं, यहां पर हुक्म सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का चलेगा। और उन्होंने कह दिया कि आपको नहीं मिलने देना तो आपको नहीं मिलने देना। बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब टेलीविजन पर बैठे, जिनको जब बुरे वक्त में होते हैं, वो कहते हैं ना नून लीग वाले बुरे वक्त में पांव पड़ते हैं और अच्छे वक्त में गिरेबान को पड़ते हैं। राणा सनाउल्लाह का भी वही हाल है। जैसे ही बुरा वक्त शुरू हो जाना, राणा सनाउल्लाह ने जमहूरी हो जाना है। जैसे ही जरा कोई थोड़ा सा मेरा तो इनकी प्लेट में कुछ डालते हैं वो माल मुकदमा, तो वैसे ही ये फिरौन बन जाते हैं। अब दोबारा आजकल फिरौन बने हुए। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि खज्जल हो रहा था, वर्ड इस्तेमाल किया, खज्जल हो रहा था। खज्जल मतलब जलीलो ख्वार होना, जैसे उर्दू में हम कह देते हैं, पंजाबी में खज्जल होना इसको कहते हैं। तो वो कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर वहां खज्जल होता फिर रहा था, उसकी किसी ने मुलाकात नहीं होने दी। अब उन्होंने फिर वो फैसला किया जो कोई भी अवामी आदमी करता है। वो पहुंचे आज चारसद्दा। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि चारसद्दा और खैबर ना जाओ, मारे जाओगे। मेरा जीना मरना मेरी इसी कौम के लिए है, मेरी कुर्सी भी इसी कौम के लिए। मैं हर उस जगह पर जाऊंगा जहां मुझे जाना चाहिए। आज हंगू में एसपी और सिपाही शहीद हुए, ये बंद कमरों के फैसले हैं। आज आपको ये भी खबर दे देते हैं कि हंगू में एक एसपी साहब और 2 सिपाही जो हैं उनको शहीद कर दिया गया वहां दहशतगर्दों ने। और वो जो खबर लगाई वो भी मुझे बड़ी हैरानी की बात हुई। वो खबर इस तरीके से लगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब ऐसे, मैं चौधरी साहब की तरफ से कह रहा हूं, चौधरी साहब ने ऐसे खबर लगवाई कि जैसे कुछ नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ फिर अगली खबर थी सिक्योरिटी जराये से कि 8 दहशतगर्दों को वहां पर जो है वो उन्हीं इलाकों के अंदर हलाक कर दिया गया। और वो जो खबर थी वो बड़ी बढ़ा चढ़ा के थी कि जी बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़ी महारत के साथ वहां पर ऑपरेशन किया कि दहशतगर्दों को पता ही नहीं लगा। तो ये बीच में महारत और पता ही नहीं लगा, और ये पता नहीं अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। जाहिर है पूरी दुनिया की जो अफवाज होती है माहिर होती हैं, पूरी दुनिया की सिक्योरिटी अफवाज जो है वो माहिर होती हैं। मैंने नहीं कभी देखा किसी और दुनिया की प्रेस रिलीज में ये बड़ी महारत से हमने काम किया। मतलब अच्छा दर्जी भी नहीं कहता कि मैंने बड़ी महारत से आपके कपड़े सिए। जाहिर है वो जो भी कोई बंदा काम करता है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, वो ये थोड़ी कहता है मैंने बड़ी महारत के साथ आपका ऑपरेशन किया। जाहिर है एक अच्छा बड़ा सर्जन है तो वो माहिर ही है, और उसको बता के तो नहीं। अगर वो अपने मुंह से कह रहा है मैंने आपका काम ये बड़ी महारत से
से किया तो फिर महारत पर अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा जी, आगे चलते। तो अब हंगू में ये जो एसपी और सिपाही शहीद हुए हैं आज, उस पर आज सुहेल अफरीदी ने कहा कि ये बंद कमरों के फैसले हैं, इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और अवाम की इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। ये जो फौजी ऑपरेशंस और तमाम साथियों, तैयारी पकड़ लो, हम बानी चेयरमैन को जेल से बाहर निकालेंगे। ये आज कहना था सुहेल अफरीदी का चारसदा के अंदर खिताब करते हुए। बड़ा जलसा था, मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा जलसा था, बड़ी गैदरिंग थी, अवाम के अंदर जोशो खरोश भी था। तो जो पहले माजरत के साथ जो गंडापुर साहब अवाम को बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं कर सके, वो ज़्यादा बैकडोर मामलात के अंदर, और उनका ख्याल यही था कि हुकूमत चलती रहे मेरी, और किसी तरीके से बातचीत भी हो जाए, मुज़ाकरात भी हो जाएं, खान साहब के साथ मामला तय हो जाएं, और वही नवाज शरीफ की तरह कोई ना कोई डील हो जाए और खान साहब को हम बाहर निकाल लें। ये उनकी अप्रोच थी गंडापुर साहब की। अब गंडापुर साहब ने जो गलती की वो ये की कि वो ये कैलकुलेट करना भूल गए कि इमरान खान वैसी डील करना चाहें तो उसके लिए उन्हें गंडापुर साहब की, मेरी या किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही कर सकते हैं। ऑल ही हैज टू डू और से कि मैं तैयार हूं या नवाज शरीफ बनने को तैयार हूं, तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। तो उसमें जो अवाम के साथ जब हम इकट्ठे भी करते थे लोगों को, तो लोगों को इमरान खान की कॉल पर लोग आते तो थे, लेकिन लोगों को पता था कि ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन है। हम जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं कि खान साहब ने तो अंदर से कॉल दी है, लेकिन हम लोगों ने लोगों को इकट्ठे करना और डिस्पर्स करना है, हमारा कोई आगे ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कोई तहरीक चलाने का। अब लोगों को उम्मीद आई है सुहेल अफरीदी के आने के बाद कि कुछ ना कुछ होगा। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अब लोगों को ये उम्मीद है। तो आज आपको एक डिफरेंट किस्म का क्राउड था, डिफरेंट किस्म का चार्ज था चारसदा में। आने वाले दिनों में जब ये खैबर जाएंगे, अब ये मोमेंटम बना तो रहे हैं, सुहेल रख सकेंगे मोमेंटम के नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तक जो ऑप्टिक्स हैं सारे, जो तमाम चीजें हैं, वो बहुत ही मुस्बत हैं, पॉजिटिव हैं। इंकरेज करना चाहिए, सुहेल को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी जिस वो उठान के साथ उठ रहे हैं, अगर उन्होंने बरकरार रखी है उठान, तो मामलात मुस्बत से मत जाएंगे। ये जो प्रेशर बिल्ड होगा, इसी में से इमरान खान साहब की रिहाई का कोई ना कोई सिलसिला निकलेगा। ये बातचीत से रिहाई का सिलसिला नहीं निकलना, क्योंकि जो सामने वाला शख्स है वो बहुत मक्कार है और अय्यार है। वो बार बार आपसे मौके लेता है और मकसद उसका यही है कि आपको धोखाधड़ी दे के लारे लपे लगाकर खान साहब को जेल के अंदर रखना। अच्छा जी, आगे जरा अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक फैसला किया। 2-1 से ये फैसला हुआ। 2 जजेस ने इस फैसले को, मीन एक एफसी के एहलकार ने एक बलूचिस्तान के शहरी को, नौजवान को कत्ल कर दिया, जबकि वो हिरासत में था, उसे कत्ल नहीं करना चाहिए था। उसकी पुश्त पर 8 गोलियां मारकर उसे कत्ल किया था। बेमाना कत्ल था वो, और आप ये कहें कि ताकत का अंधा इस्तेमाल था। उसको सजाए मौत दी गई थी हाई कोर्ट की तरफ से। आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने उसकी सजाए मौत को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन वहां पर एक जज साहब जो जस्टिस अतर बिरला हैं, वो शाइन किए। उन्होंने वो फैसला दिया जो यहां बनता था। मसलन इस मामले की सारी बातचीत क्या, पहले आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट में आज मुजरम शादीउल्लाह, जिसने 2020 में मोहम्मद हयात नामी नौजवान को हिरासत में लेने के बाद गोलियां मारी, हिरासत में लेने के बाद गोलियां मारी। यह मामला कुछ ऐसे हुआ था कि एफसी के ऊपर हमला हुआ था बलूचिस्तान के किसी इलाके में, और एफसी के काफिले पर जब हमला हुआ और उसका कोई बम शम फटे, तो ये एक नौजवान था जो अपने वालिदैन को खाना देने खेतों में जा रहा था। अपने जो इसके माँ बाप काम कर रहे थे खेतों में, उनके लिए खाना लेके जा रहा था। बम फटा, ये डरा और ये डर के भागा। जब ये भागा तो एफसी वालों ने सोचा पता नहीं ये दहशतगर्द है, उन्होंने इसे पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो ठीक है, पकड़ के इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, गिरफ्तार करना चाहिए था, चलें कोई झूठा मुकदमा ही डाल देते जो आप अक्सर डालते हैं। उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि ये जो मुजरम शादीउल्लाह है, एफसी एहलकार, इसने उसको हिरासत के दौरान एक निहत्था आदमी जिसके पास कोई असला नहीं, उसकी पुश्त में 8 गोलियां मारी और उसे कत्ल कर दिया। अब इस पर इसे सजाए मौत मिली लोअर कोर्ट से, और उसके बाद इसे हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर सजाए मौत जो है वो बरकरार रखी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सजाए मौत को उम्र कैद में जो है वो हम कन्वर्ट कर देते हैं। अतर बिरला, जस्टिस अतर बिरला, जिन्हें गुट में लगाया हुआ है, गुट का मतलब नुक्कर में, उन्हें किसी बेंच में नहीं डालते, क्योंकि वो डालेंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। वो भी बड़े तकरीबकार हैं, जहां जाते हैं वहां एक जो दास्तान है रकम कर देते हैं। पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से तो रोज दास्तान रकम होती थी। उन्हें किसी केस में नहीं डालते कि डालेंगे तो वो कोई नया फट्टा डाल देंगे। अब उन्हें इस केस में डाला, हालांकि कोई बड़ा केस नहीं, आम केसेस है ना, बड़े का मतलब ये कोई बड़ा सियासी या ऐसा केस नहीं जिसमें से हेडलाइंस निकलनी, उन्होंने यहां से भी हेडलाइन निकाल दी। उन्होंने कहा कि यह गलत फैसला है, इसे सजाए मौत ही बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि अगर लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी एजेंसियां ही अपने शहरियों का कत्ल करेंगी तो फिर मुल्क में बेरारवी होगी।
उन्होंने कहा कि शहरी को फायरिंग से कत्ल करने वाले एहलकार की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज की जाती है। मोहम्मद हयात नामी यूनिवर्सिटी तालिब इल्म को एफसी एहलकार ने हिरासत में कत्ल किया। तुर्बत में मां बाप के सामने नौजवान को बालों से घसीटकर फायरिंग से मारा गया। बालों से घसीटकर फायरिंग करके 8 गोलियां पुष्ट में मारी गई थी। मुल्जम शादीउल्लाह ने 8 गोलियां सरकारी बंदूक से मकतूल की पीठ में मारी। वालदैन की दुहाइयां सुनने के बावजूद फायरिंग जारी रखी गई। मावराए अदालत हरासती कत्ल को सुप्रीम कोर्ट ने फसाद फिल अर्ज करार दे दिया है। मीन इससे पहले ही दिया हुआ है, दे चुकी है पहले ही सुप्रीम कोर्ट, ये जस्टिस अतर मंडला ने लिखा। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के सजाए मौत के फैसले की तौसीक बरकरार रखी गई। ये उनका फैसला अकलियती, क्योंकि 2 जजों ने कहा कि नहीं उम्र कैद है, लेकिन अतर मंडला साहब ने कहा कि सजाए मौत ही रहनी चाहिए। एफसी एहलकार का जुर्म बुजदिलाना, बेमाना और अवामी जमीर को झंझोड़ने वाला है। जस्टिस अतर मंडला, अल्लाह ही आपकी खैर करे, आपने बुजदिल कह दिया। कानून नाफिज करने वाले एहलकार शहरी का कातिल बने, कानून नाफिज करने वाला एहलकार शहरी का कातिल बने तो सबसे सख्त सजा लाजम है। एफसी की जिम्मेदारी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, शहरियों पर गोली चलाना नहीं। मुल्जिम का यह अज़र कि धमाके में साथियों के जख्मी होने पर गुस्सा आया काबिल कबूल नहीं। ऐसे वाकयात में नरमी या हमदर्दी माशरे में लाकानूनियत बढ़ाती है। मावराए अदालत कत्ल आइन और बुनियादी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुल्जिम के इतराफी बयान और फोरेंसिक शवाहिद से जुर्म साबित हुआ। ऐसे मुजरम माशरे और इदारे दोनों के लिए खतरा है, तो उन्होंने कहा कि इसे सजाए मौत ही दी जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपने जो मामलात होते हैं उसमें हमारे चौधरी साहब आखिर तक जाते हैं, तो इस मुजरिम को, जिसने एक बेकसूर को एफसी की जो हिरासत थी उसके दौरान कत्ल किया, इसकी आज सजाए मौत को कम करके उम्र कैद में करवाया गया। लेकिन अतर मंडला साहब ने बहुत ही इफेक्टिव इसमें नोट लिखा। अगली खबर, वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक टीएलपी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक लब्बैक कल अदम करार। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर असल पाबंदी लगानी है तो फिर आर्टिकल 17 के सेक्शन 2 के तहत ये पाबंदी लगनी है और पहले कैबिनेट ने अप्रूव करनी है, फिर वजारत दाखिला ने इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है, 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसे कलअदम करार देना है और फिर इनका जो नोटिफिकेशन होना वो मुकम्मल तौर पर इसने कलअदम होना है। अब सिर्फ वजारत दाखिला ने, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ISI अपने असासे को बचाएगी, सिर्फ वजारत दाखिला ने ये नोटिफिकेशन किया। इसका मतलब क्या है? जब मर्जी वो इस नोटिफिकेशन को वापस ले लेंगे। इसका दूसरा मतलब यह है कि जो TLP के कोई इक्का दुक्का 1-2 MPs वगैरह कहीं से जीते हुए हैं वो अभी भी MP ही रहेंगे और TLP के ही रहेंगे। हाँ, ये जो जमात होगी ये कलअदम होगी, लेकिन इनके MPA भी रह सकेंगे और आइंदा भी लोग इनका इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो इसलिए ये कोई पाबंदी नहीं है, ये हाफ फ्राई है। आज हमारी आसमा शराजी साहबा ने भी इसे ऐसे ही हाफ फ्राई ही एक्सप्लेन किया, हालांकि वो खुद भी हाफ फ्राई हैं। आदि फाशिस्ट हैं, आदि वो लिबरल हैं, आदि वो ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, आदि वो सरकारी हाजन हैं, आदि वो जर्नलिस्ट हैं, आदि वो नून लीग की मेंबर हैं। तो जैसे वो है ना आदि तीतर आदि बटेर, बिल्कुल उसी तरीके से अब TLP के ऊपर भी पाबंदी लगी है। अच्छा जी, अगली खबर इसमें और भी इसी में से इंटरेस्टिंग है। साद और अनस रिजवी को साथी छुड़ा कर ले गए, पुलिस या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास नहीं, हम खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं। IG पंजाब ने ये आज बौंगी मारी है। IG ये पुलिस कह रही है सबसे पहले तो कि जी वो भाग गए, कश्मीर चले गए, हमें पता चल गया, हमने पकड़ लेना है। वो बेचारे लौंडा लपाड़ा से इन्होंने ये खबर करवाई। उसको वैसे तो उसको अक्सर ही इस्तेमाल करते हैं, वो इनका टाउट पीस है, तो अब उसको मजीद बेचारे को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर कहा कि नहीं वो हमारे पास है ही नहीं, हमें पता ही नहीं वो वहां से चला गया था। अब कह रहे हैं हमसे छुड़ा के ले गए, मतलब पहले हमने पकड़ा था, छुड़ा के ले गए। तो अब ये तीसरा वर्जन पुलिस का सामने आया है। तो पुलिस भी इसमें हमाकतें कर रही है। असल आप सबको पता है वो कहां है, किन के पास है। दिल किया तो मार देंगे जान से, अगर इसमें उनका ज्यादा फायदा हुआ। मुझे ये लगता है कि जान से नहीं मारेंगे, ज्यादा से ज्यादा, अल्लाह ना करे कि किसी को जान से कोई मारे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक भाई को मारेंगे, एक को बचा लेंगे। मुझे जो मेरी फील है वो ये कि दोनों को बचाएंगे और अपने एसेट के तौर पर दोबारा इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि परमानेंट पाबंदी नहीं लगी। अच्छा जी, अब इसमें आप एजेंसी के करीब हैं क्या? आप कहते हैं कि अनस और साद रिजवी कहाँ हैं, आप जानते हैं? ये सवाल पूछा गया आज़ाद सैयद की तरफ से। मौलाना ताहिर अशरफी बड़े मौलवी साहब हैं, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, पुलिस के पास भी नहीं है। वो कहते हैं, मतलब फौज एजेंसीज कहती हैं कि हमारे पास नहीं है, पुलिस के पास भी नहीं है। वो मोटरसाइकिल पर निकल गए थे। तो अगला सवाल पूछा गया कि आपके ख्याल में कितनी हलाकतें हुई? तो मौलाना साहब ने कहा कि वीडियो में सबने देखी हैं, जख्मी भी देखे हैं, तादाद बताना मुमकिन नहीं है। मतलब अब मौलाना साहब, मौलाना ताहिर अशरफी जो बड़े मोहतरम है हमारे लिए, वो जर्नल्स के बहुत करीब हैं और उन्हीं का बयानिया देते हैं, वो भी अब मान रहे हैं कि जो वीडियोस में इतनी सारी हलाकतें हैं वो हुई हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हलाकतें नहीं हुई, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी वो काम कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब के साथ। जिस दिन इन्हें चले जाना है, इन्हें तो इनके अपनों ने ओन नहीं करना। तो कल को
ताहिर अशरफी साहब ने तो आ जाके फिर मौलवियों के दरमियान ही रहना है। तो वो ये नहीं कह रहे कि कोई हलाकतें नहीं हुई जैसे हुकूमत कह रही, वो कह रहे हुई हैं, वो वीडियोस में मैं नंबर नहीं बता सकता, तो इज्तनाब कर रहे हैं वो नंबर बताने से। अच्छा जी, राणा सनाउल्लाह साहब आगे से कह रहे हैं कि टीएलपी को एस्टैब्लिशमेंट ने खड़ा किया, इनकी पैदाइश हल्का 120 में, इन्हें हमारे खिलाफ खड़ा किया गया था, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने किया था। ये पीटीआई की हुकूमत आने से पहले टीएलपी खड़ी की गई थी, ये ज़हन में रखिए, पीटीआई पे इल्जाम नहीं है, या उस वक्त की नहीं, उससे भी पहले की एस्टैब्लिशमेंट पर ये इल्जाम है। तो ये जरा सुनिए राणा सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं। कि वजूद दिया गया था हमें, तो जब जब भी इनके साथ जो है वो मामला पड़ा है तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दूसरी साइड पे होती थी। सुन लिया आपने। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है जो हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि आईएसआई की बनाई हुई जमात थी और इसको बार बार कभी नून के खिलाफ, कभी पीटीआई के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अब इसको इस्तेमाल किया जा रहा है नून के खिलाफ। और चलते चलते आखिरी बात आपको बता दें कि जो बाजी साहबा हैं वो अभी तक घर से नहीं निकल रही। हमने आपको बार बार बताया वो अभी भी जाती उम्रा में ही है। कल इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। मुझे यहां से इजाजत दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।